वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण अंक में देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी एग्जाम 2023 के संदर्भ में ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। और ये जो अंक है यानी यूपीपीएससी पीटी एग्जाम 2022 जो कि 12 जून 2022 को आयोजित किया गया था, उसकी प्रारंभिक परीक्षा में यूपी स्पेशल संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं यानी यूपी स्पेशल के लिए जो पीटी एग्जाम में सिलेबस निर्धारित किए गए हैं, वह पीटी एग्जाम में कुल मिलाकर 7 टॉपिक दिए गए हैं जीएस फर्स्ट में। और इन 7 टॉपिकों के अंतर्गत यूपी स्पेशल भी कवर किया जाता है। 7 टॉपिक जिसमें देखें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं। पहली टॉपिक, दूसरा है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तीसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल, और चौथा है भारतीय राजनीति एवं शासन, पांचवा है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, छठवां है पर्यावरण और पारिस्थितिक संबंधित सामान्य विषय जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, और सातवां सामान्य विज्ञान है। इन सभी टॉपिकों को उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2022 के प्रश्न में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल संबंधित कितने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और उसके हल सहित विस्तृत व्याख्या देखेंगे। और यह वीडियो का पार्ट 2 है। तो वीडियो के पार्ट 2 में जो पहला प्रश्न शुरू है वो 36 नंबर से। इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया। तो इसका आंसर बी है, कतरनिया घाट। इसमें देखते हैं जो कतरनिया वन्यजीव विहार है उसका जो क्षेत्रफल है वह 400.09 वर्ग किलोमीटर है। और यह जो है यानी कतरनिया वन्यजीव विहार है, इससे संबंधित जिला और विशेष पशु पक्षी देखें तो यह जो है बहराइच जिले से संबंधित है। इसमें दुर्लभ मैदानी जीव पाए जाते हैं। और कुछ विशेष जानकारी के रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्यजीव विहार है वह हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जिसका क्षेत्रफल देखें तो 2073 किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर है। और यह जो संबंधित जिला इसमें देखें तो यह जो है यानी हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, इससे संबंधित जिला जो मेरठ है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, बिजनौर है, अमरोहा है, मुजफ्फरनगर है। और इसमें जो जीव पाए जाते हैं लकड़बग्घा, मगरमच्छ, चीतल इत्यादि जीव पाए जाते हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है वो उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार देखें तो पटना वन्यजीव विहार है, जिसका क्षेत्रफल 1.04 किलोमीटर स्क्वायर है। और यह जो उत्तर प्रदेश के एटा जिला में स्थित है। अब इसमें यदि कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में देखें तो कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश यानी भारत में उत्तरी गंगा के मैदान में एक संरक्षित क्षेत्र है। और बहराइच जिले के तराई में 406 किलोमीटर या 154.7 वर्ग मील में एक क्षेत्र शामिल है। 1987 में से प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे के तहत लाया गया था। और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ ये दुधवा टाइगर रिजर्व का निर्माण करता है। यह 1975 में स्थापित किया गया था, जो कि प्रश्न संदर्भित है, पूछा गया है ये कब स्थापित किया गया था। तो यह 1975 में स्थापित किया गया था। और इसमें देखें तो कतरनिया वन भारत में दुधवा और किशनपुर के बाघ के निवास और नेपाल में बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट यह है कि बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो नेपाल में है, कि भी सामरिक संपर्क प्रदान करता है। इसकी नाजुक तेराई पारिस्थितिक तंत्र में शैल और सागौन के जंगलों, प्रचुर घास के मैदान, कई दलदलों और नलिकाओं का मोज़ेक शामिल है। कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर इसमें घिरिल, शेर, गेंडे, गंगा के डॉल्फिन, दलदल हिरण, हेपिड खरगोश, बंगाल फ्लोरिकन, सफेद बैकेट और लंबे समय से गिल्ट शामिल हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 75 जिले हैं। उसमें बहराइच जिले की अवस्थिति के बारे में देखें तो बहराइच जो जिला है उत्तर प्रदेश का वह नेपाल को स्पर्श करता है। और इससे यानी बहराइच के जो पड़ोसी जिले देखें तो बहराइच को स्पर्श करने वाले जो जिले हैं उसमें हैं श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर और खीरी हैं। कुल मिलाकर देखें तो आपके जो हैं 5 जिले बहराइच को स्पर्श करते हैं। और यह उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा जिला है बहराइच, जहाँ पर कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार देखें तो वह चंद्रप्रभा है। यानी उत्तर प्रदेश सबसे पुराना जो वन्यजीव विहार है वह चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल देखें तो यह मात्र 78 किलोमीटर स्क्वायर में है। और यह चंदौली जिले में। और इससे संबंधित विशेष पशु देखें तो पशु पक्षी संबंधित जो विशेष है चिंकारा, सांभर, भालू, तेंदुआ तथा विभिन्न तरह के पक्षी हैं। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान देखें, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो दुधवा है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल देखें तो 490 वर्ग किलोमीटर में है। 1968 में स्थापित इस बिहार को 1977 राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान किया गया था। दुधवा राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 1987 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। अब देखते हैं भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं। तो वर्तमान में वैसे देखा जाए तो 54 हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो 53 ही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है 4 टाइगर रिजर्व हैं। लेकिन यदि अमनगढ़ जो कि बिजनौर में है उसको बफर जोन के रूप में माना जाता है, तो यदि उसको बफर जोन के रूप में करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 3 ही टाइगर रिजर्व होंगे। तब भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या 53 ही होगी। और यदि अमनगढ़ को भी शामिल कर लेते हैं तो भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या 54 हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि भारत में या उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व को यहाँ समझते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश यानी यूपी ने चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यानी RWS यानी रानीपुर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना की मंजूरी दी। यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व होगा। इस क्षेत्र में बाघों के संरक्षण के लिए रानीपुर बाघ संरक्षण फाउंडेशन भी स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का मैप रहा है। इसमें नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज उत्तर प्रदेश दिए गए हैं।
यहाँ पर देखें तो यह लखीमपुर खीरी में, यह दुधवा, अभी हमने देखा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये लखीमपुर खीरी में है। इसी का जो भाग है वह किशनपुर, देखा इसमें कि किशनपुर वन्यजीव विहार एवं कतर्निका घाट वन्यजीव विहार को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया, अर्थात दुधवा टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया था इसमें। तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है यह देखें तो इसमें जो है कतर्निका घाट जो बहराइच में, यही प्रश्न को लेकर हम इसकी व्याख्या विस्तृत व्याख्या करें। तो कतर्निका घाट जिसको 1975 में स्थापित किया जो कि जिला बहराइच में है, और इससे संबंध जो किशनपुर वन्यजीव विहार है जो कि ये भी लखीमपुर खीरी में, तीनों को मिलाकर के जो है वह आपको दुधवा राष्ट्रीय पार्क 1900 पार्क बनाया गया, 1987-88 से बाघ परियोजना में शामिल किया गया। यहाँ पर रानीपुर जो टाइगर रिजर्व जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चौथा जो है टाइगर रिजर्व है, रानीपुर चित्रकूट में स्थापित किया जा रहा है। और अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है जिसको हमने बताया कि बिजनौर में है, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। और ये जो है कार्बेट नेशनल पार्क का शेष भाग है, इसका जो अधिकांश भाग है वो उत्तराखंड में है, इसका शेष भाग जो है वह बिजनौर में है, जिसे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व नाम दिया गया। ये उत्तर प्रदेश का उस दौरान तीसरा टाइगर रिजर्व था, और यदि इसको बफर जोन के रूप में ही माना जाएगा तो यह टाइगर रिजर्व नहीं हुआ, क्योंकि यह जो है उत्तराखंड में स्थित नेशनल कार्बेट पार्क का एक शेष भाग है। अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार जो है वह चंद्रप्रभा है, चंद्रप्रभा जो कि चंदौली में है, चंदेरी जिले में स्थित है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, इस मैप में देख सकते हैं कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। कुछ और जानकारी देखें तो 1977 में स्थापित यानी रानीपुर वन्यजीव विहार RWS में एक भी बाघ नहीं, हालांकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा भारत में बाघों, शिकारियों और शिकार की रिपोर्ट के अनुसार यह बाघों के आवागमन के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में राज्य का पहला टाइगर रिजर्व होगा। वनस्पति यहाँ देखें, यहाँ बांस, पलाश, खैर, महुआ, धौ, शाल, तेंदु आदि की शुष्क पर्णपाती वन है। जीव देखें तो यहाँ पर काली बत्तख, चिंकारा, सांबर, चीतल, भालू, तेंदुआ, भेड़िया, जंगली कुत्ता, नीलगाय आदि पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व देखें तो अभी हमने देखा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि पीलीभीत में ही है, और तीसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जिसको भी हम देखा कि बिजनौर में, और चौथा जो देखा चित्रकूट में जो है यह रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंघा है। बारहसिंघा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी देखें तो सारस या क्रोंच है। और उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह देखें, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर मछली एवं तीर धनुष की आकृति है। और देखें तो राष्ट्रीय जल जीव नेशनल एक्वाइट एनिमल्स घोषित किया गया गंगा डॉल्फिन को। राष्ट्रीय जीव जो है वह गंगा डॉल्फिन है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों में गंगा नदी में पाई जाती है। इसे स्थानीय भाषा में सूरिस या सुसु कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट देखें तो उत्तर प्रदेश में कुकरायल वन लखनऊ के समीप स्थित है। कुकरायल वन में 1984-85 से लुप्त प्रजातियों की एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। और इसमें देखें तो देश में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है, और भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। और भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। यानी वन तथा वन्य जीव जो है यह समवर्ती सूची में शामिल है, और यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इससे संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें 40 नंबर है। इनमें से कौन से दो सही सुमेलित हैं? इसमें जनजाति दिया है और राज्य दिया है। तो इसमें केरिया, कुकी, यान्दी, पालियान जनजातियां दिया है। इसका आंसर जो सही वो बी है। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें पहला मैच यानी पहला सही है, केरिया जनजाति उड़ीसा में है और पालियान जनजाति तमिलनाडु में। शेष तो इसको जो यानी दूसरा कुकी उत्तर प्रदेश में नहीं है, और यान्दी जो है ये राजस्थान में नहीं है, बल्कि कुकी जो है यह जो जनजाति है वो मणिपुर की जनजाति है। और यान्दी जो है यह जो अभी नवीन आंध्र प्रदेश बना है, यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन करके जो आंध्र प्रदेश नवीन आंध्र प्रदेश बना है उसमें यह पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में यान्दी जनजाति। उड़ीसा के अन्य जनजातियों के बारे में देखें तो उड़ीसा में जो केरिया जनजाति तो पाई जाती है जो यहाँ दिया गया, अन्य जो जनजातियां पाई जाती हैं उसके बारे में भी देखें तो उड़ीसा में जो पाई जाती हैं जनजातियां उसमें जुआंग, खरिया यानी खरिया जो कि केरिया इसको कर सकते हैं, यानी जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, ओवांग, चिंचू, गोंड, सोंड आदि जो है ये जनजातियां उड़ीसा में पाई जाती हैं। इसके बाद कुकी जो जनजाति अभी हमने देखा कि कुकी जो जनजाति है यह जो है मणिपुर की जनजाति है। तो मणिपुर से संबंधित महत्वपूर्ण जनजातियों को देखें तो इसमें कुकी, मैटी या मैथी, नागा, अंगामी जो जनजातियां हैं यह मणिपुर से संबंधित हैं। जबकि यान्दी जनजाति को हमने देखा कि यह आंध्र प्रदेश संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश में जो जनजातियां उसमें देखें तो चिंचूस, कौडस, सवारा, गदवा, गोंड आदि आंध्र प्रदेश संबंधित जनजातियां हैं। इसके बाद पालियान जनजाति को हमने देखा कि तमिलनाडु से है, अर्थात ये सही सुमेलित है। तो तमिलनाडु के अन्य जनजातियों को इसमें देखने का प्रयास करें तो जो तमिलनाडु में अन्य जनजातियां हैं उसमें है बड़गा, कोटा, टोडा। टोडा वेरी इंपॉर्टेंट है। टोडा जो है नीलगिरी की मूल जनजाति है जो कि तमिलनाडु में संबंधित है। इसके बाद इसमें दो जो अन्य राज्य हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इससे संबंधित जनजातियों को देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो राजस्थान है, राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण जनजातियां देखें तो राजस्थान में जो जनजातियां पाई जाती हैं उसमें मीणा, शहरिया, शांसी, ग्रासिया, भील, बंजारा, कोली इत्यादि जनजातियां पाई जाती हैं। अब इसमें जो है संवैधानिक प्रावधान को देखते हुए यूपी स्पेशल को देखते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं कालेलकर आयोग जो 1953 में बनाया गया।
कालेलकर आयोग जो 1953 में बनाया गया, इसने एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब की परिभाषा क्या दी है उसको समझते हैं। तो वे एक अलग अनन्य अस्तित्व रखते हैं और लोगों की मुख्य धारा में पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर किए गए हैं। वे किसी भी धर्म के हो सकते हैं। यानी उन्होंने एसटी की परिभाषा देते हुए बताया कि वे एक अलग अनन्य अस्तित्व रखते हैं और लोगों की मुख्य धारा में पूरी तरह से आत्मसात नहीं किए गए हैं। वे किसी भी धर्म के हो सकते हैं। और संवैधानिक प्रावधान देखें तो यह संविधान में अनुच्छेद 366 के सब क्लास 25 में इसकी जो है परिभाषा दी गई, एसटी को डिफाइन करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है और राष्ट्रपति राज्यपाल की राय से इसी समुदाय को एसटी घोषित करते हैं। और देखें तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल मिलाकर 15 जनजातियां मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश की वर्तमान में सबसे बड़ी जनजाति देखें तो वह गोंड जनजाति है। 15 जनजातियों के बारे में देखें जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं तो उसमें पहला है भोटिया, नंबर 2 है जनसारी, तीसरा है बुक्सा, चौथा है राजी, पांचवा है थारू, छठवां है गोंड समुदाय, सातवां है खरवार, खैवार, ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। और आठवां है शहरिया, ये ललितपुर जिले में पाई जाती है। नौवां देखें तो पहाड़िया, ये सोनभद्र जिले में पाई जाती है। 10वां बेगा, ये भी सोनभद्र जिले में पाई जाती है। 11वां है पंखा, पानिका, सोनभद्र मिर्जापुर जिले में पाई जाती है। 12वां है अंगरिया, ये सोनभद्र जिले में पाई जाती है। और 13वां है पटारी, ये भी सोनभद्र जिले में पाई जाती है। 14वां है चेरो, यह जनजाति सोनभद्र वाराणसी जिले में पाई जाती है। और 15वां है भुइया, भुनिया, ये सोनभद्र जिले में पाई जाती है। और इसमें महत्वपूर्ण देखें तो उत्तर प्रदेश के 4 जिलों जिसमें शामिल है, पहला देखें तो संत कबीर नगर, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है चंदौली और चौथा है संत रविदास नगर। इन 4 जिलों में दिसंबर 2022 में गोंड समुदाय को इसमें यानी इन 4 जिलों में जो अभी हमने नाम लिया उसमें जो गोंड समुदाय को एसटी समुदाय में शामिल कर लिया गया। और इन 4 जिलों में गोंड समुदाय से ताल्लुक रखने वाले धुनिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगौड़ इत्यादि को जो है एसटी में शामिल कर लिया गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के 13 जिले में ये पहले से एसटी में शामिल थे। वे 13 जिले हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में पहले से एसटी में थे। लेकिन संत कबीर नगर, अभी जिन्होंने नाम लिया संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास नगर, यानी इसमें से याद करने का तरीका देखें तो इसमें से 3 में तो नगर ही नाम जुटा है, जैसे संत कबीर नगर है, कुशीनगर है, तभी संत रविदास नगर, केवल चंदौली जो है अलग नगर से इसमें नहीं संबंधित है। तो इन 4 जिलों में जो है इसको दिसंबर 2022 में जो है इन 4 जिलों में जो है गोंड समुदाय को एसटी में शामिल कर लिया गया। तो 13 में पहले जिलों में थे और 4 कुल मिलाकर वर्तमान 17 जिलों में जो समुदाय को एसटी समुदाय में मतलब शामिल कर लिया गया है। और गोंड जो समुदाय है यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देखें तो उत्तर प्रदेश के जालौन यानी उत्तर प्रदेश का जालौन जिला जो है और अयोध्या जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। और इसमें इंपॉर्टेंट देखें तो थारू जनजाति यानी उत्तर प्रदेश में जो थारू जनजाति पाई जाती है वे जनजाति जो है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है और थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई। बजहर नामक पर्व थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को किया गया। और इसमें देखें तो माही गिर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। माही गिर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। माही गिर जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है। और खरवार जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यतः सोनभद्र जिले में रहते हैं। और कर्मा जो नृत्य है वह खरवार जनजाति का नृत्य है। कर्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखें तो इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बुक्सा या भोक्सा भी इसको कहते हैं। बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। बुक्सा जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। बुक्सा जनजाति द्वारा बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बुक्सा जनजाति पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है। बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। और जो बुक्सा जनजाति है यह उत्तर प्रदेश के केवल 2 जिलों में पाई जाती है। एक तो हमने देखा कि बिजनौर में और इसके अलावा जो दूसरा जिला है वो आगरा है। और जो शहरिया जनजाति है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाई जाती है। टॉपिक संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो वह है 51 यानी कि इनमें से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसका आंसर ए है यानी बदुआ जो बांध है उत्तर प्रदेश में नहीं है। शेष जो 3 इसके यानी अडवा है, बघेलखंड है और अरौरा है, जबकि बदुआ नहीं है। यानी अभी हमने इस प्रश्न में देखा 51 में निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसको हमने देखा कि ये जो बदुआ बांध है उत्तर प्रदेश में नहीं है। शेष 3 इसमें जो है अडवा, बघेलखंड और हरौरा है। तो इसमें तीनों को पहले देखते हैं कि अडवा जो बांध है इसको अदवा भी कहते हैं, यानी इसका नाम अदवा भी है। अदवा बांध यह जो है अदवा नदी पर है और यह मिर्जापुर जिले में स्थित है। इसके बाद डी अहरौरा बांध देखें। अहरौरा जो बांध है यह जो है गराई नदी पर है। अहरौरा बांध गराई जिले पर, ये भी मिर्जापुर जिले में है। यानी ये जो अडवा और अहरौरा हमने देखा, अहरौरा जो बांध है और अदवा या गढ़वा जो बांध है यह जो है मिर्जापुर जिले में स्थित है। मिर्जापुर जिले के अन्य बांध भी देखें तो मिर्जापुर में जो है कुल बांध देखें तो 4 हैं। मिर्जापुर में कुल मिलाकर 4 बांध महत्वपूर्ण हैं, जिसमें अभी हमने नाम लिया अहरौरा तो है ही, अदवा है ही। इसके बाद 2 और हैं। एक है जिरगो जो कि जिरगो नदी पर है, ये मिर्जापुर में है। और एक और अभी निर्माणाधीन है मेजा जो कि बेलन नदी पर, ये भी मिर्जापुर में है। अब इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बांध देखें तो वह झांसी जिले से संबंधित महत्वपूर्ण बांध को देखते हैं कि झांसी जिले में कौन से महत्वपूर्ण बांध हैं। यानी जो बांध हैं
वह झांसी जिले में कौन कौन से महत्वपूर्ण बांध हैं, तो उसमें 4 हैं। जैसे अभी हमने देखा कि मिर्जापुर जिले में भी 4 महत्वपूर्ण बांध हमने भी देखा, उसी प्रकार झांसी में भी 4 महत्वपूर्ण बांध हैं। उसमें देखें जो कि एग्जाम दृष्टिकोण में या कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो माटा तीला बांध जो बेतवा नदी पर है, यह झांसी जिले में स्थित है। दूसरा जो है पारिच्छा बांध है, यह भी बेतवा नदी पर है, यह भी झांसी जिले में है। इसके बाद सुकमा डुकमा बांध, ये भी बेतवा नदी पर, यह भी झांसी जिले में है। इसके बाद चौथा जो है झांसी जिले में जो बांध है पथराई बांध है, यह पथारी और सुखनाई नदी पर, यह झांसी में है। और 2 महत्वपूर्ण बांध देखें जो रिहंद नदी पर बनाए गए हैं, तो इसमें पहला है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये रिहंद में है, रिहंद नदी पर बनाया गया, यह पिपरी सोनभद्र में है। और दूसरा ओबरा बांध है, ये भी रिहंद नदी पर है, ये सोनभद्र में, यानी 2 सोनभद्र में हमने देखा कि ये जो रिहंद नदी बनाए गए, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है, दूसरा ओबरा बांध है, दोनों ही जो है सोनभद्र में है और रिहंद नदी पर बनाए गए हैं। सोनभद्र जिले में तीसरा बांध देखें तो वह कन्हर बांध है, यह कन्हर नदी पर है और ये सोनभद्र जिले में है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है, जिनका उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री से होता है और इनकी लंबाई जो भारत में 2525 किलोमीटर है। उसी तरह उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक लंबी नदी है वो गंगा नदी ही है और उत्तर प्रदेश में इनकी लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है। संक्षेप में हम नदियों के बारे में देखें कि उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश का संक्षेप में यदि मैप बना लेते हैं, संक्षेप में सपोज कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का मैप है, उत्तर प्रदेश का मैप है, तो इसमें देखें तो यहाँ हिमालय पर्वत होगा, तो हिमालय पर्वत से यानी उत्तर प्रदेश में जो है हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां देखें, यानी उत्तर में जो हिमालय पर्वत है इससे देखें उत्तर प्रदेश में जो नदियां निकल रही हैं उसमें गंगा है, यमुना है, यानी गंगा जो उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और यमुना जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। इसके बाद तीसरी काली नदी या इसको शारदा नदी भी कहते हैं। इसके बाद रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती नदियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत से निकलती हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियां देखें, तो जो मैदानी भाग से निकलती हैं उसमें जो प्रमुख नदियां देखें तो पहली जो है गोमती नदी है, दूसरी गौड़ा, तीसरी पांडव, चौथी सई और 5वीं ईशान है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत, यानी प्रायद्वीपीय भारत का मतलब दक्षिण से देखें कौन कौन सी नदियां निकलती हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसमें जो पहली महत्वपूर्ण नदी है चंबल है, फिर बेतवा है, फिर केन है, फिर टोंस है, फिर सोन है, कान्हार है और रिहंद है। ये जो है दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत से जो है निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। मैदानी भाग से निकलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी को देखें जो कई बार एग्जाम पूछा गया, वह नदी महत्वपूर्ण है गोमती नदी, और गोमती नदी जो है एकमात्र गंगा की सहायक नदी है जिनका जो उद्गम है वो मैदानी क्षेत्रों से होता है। तो देखें गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले, यानी उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिले की फुल्लर झील से होता है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जिले से होकर प्रवाहित होते हुए गाजीपुर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यानी इंपॉर्टेंट है कि गोमती नदी किनारे कौन कौन से शहर महत्वपूर्ण है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर नगर गोमती नदी के किनारे ही स्थित हैं। जो है देखें गंगा नदी किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर देखें तो उसमें फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है, वाराणसी है, गाजीपुर है, गढ़मुक्तेश्वर है और सोरो है। गंगा यानी इसमें देखें कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर एवं वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। इसके बाद देखें घाघरा नदी, तो घाघरा नदी का उद्गम जो होता है माप चांचुगो हिमनद तिब्बत से होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्गम जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, न ही भारत में होता है, बल्कि यह जो होता है तिब्बत में इसका उद्गम होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत की जो प्रमुख नदियां जैसे सिंधु हो गई, सतलज हो गई और आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सारी जो नदियां हैं वह जिनका उद्गम जो होता है वो तिब्बत से होता है, या भारत में नहीं होता है इनका उद्गम, या विदेश से में इनका उद्गम होता है और भारत में नदियां प्रभावित होती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा हमने देखा घाघरा नदी का भी उद्गम जो है वह तिब्बत से होता है। ये भी उत्तर प्रदेश या भारत के किसी अन्य राज्य से इसका उद्गम नहीं है घाघरा का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है, तो इसकी चर्चा पूर्व में यानी इसी वीडियो में कई बार किया जा चुका है, तो इसका आंसर जो है वो लखीमपुर खीरी है। इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है जिसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है, तो यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 490 किलोमीटर स्क्वायर है। 1968 में स्थापित इस बिहार को 1977 राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान किया गया है। यह राष्ट्रीय पार्क बना 1977 में। दुधवा राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 1987-88 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। कालांतर में किशनपुर वन्यजीव विहार एवं कतर्निका घाट वन्यजीव विहार को भी इसमें सम्मिलित करके इसे दुधवा टाइगर रिजर्व नाम दिया गया। इसकी चर्चा हम जो है मैप सहित ऊपर की वीडियो में ऊपर के प्रश्न में कर चुके हैं। और इसमें देखें तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क की उत्तरी सीमा यानी उत्तरी सीमा जो इसकी बनाती है वो मोहन नदी बनाती है, जबकि इसकी दक्षिणी सीमा सुहेली नदी द्वारा निर्धारित होती है। इस बाघ अभ्यारण्य का विस्तार लखीमपुर एवं बहराइच जिले में है। को पुनः उत्तर प्रदेश के मैप के माध्यम से समझते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि ये जो लखीमपुर खीरी जिला है जो कि इसका जो उत्तरी भाग नेपाल की सीमा से स्पर्श कर रहा है, और लखीमपुर खीरी जिला में ही जो है दो महत्वपूर्ण अभी हमने देखा कि इसमें जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जिसका प्रश्न यहाँ संबंधित प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, और इसके बाद किशनपुर वन्यजीव विहार है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क जिसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया, इसमें किशनपुर वन्यजीव विहार भी शामिल है और यह कतर्निका घाट वन्यजीव विहार है जो बहराइच में है। इनको मिलाकर के जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसको स्थापित किया गया है। क्योंकि प्रश्न था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में किस जनपद में अवस्थित है, तो ये हमने देखा कि लखीमपुर खीरी जनपद में अवस्थित है। लखीमपुर खीरी का उत्तरी सिरा भी हमने देखा कि यह नेपाल को स्पर्श करता है यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है, और इसको जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिले स्पर्श करते हैं उसको देखें तो एक तरफ से पीलीभीत दूसरे यानी पीलीभीत स्पर्श करता है, शाहजहांपुर करता है, हरदोई करता है और इसके बाद सीतापुर, इसके बाद बहराइच। कुल मिलाकर देखें
तो 5 जिले जो है लखीमपुर खीरी को स्पर्श करते हैं, साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल भी लखीमपुर खीरी को स्पर्श करता है। लखीमपुर खीरी के बारे में देखें तो अभी हमने देखा कि यहाँ दुधवा नेशनल पार्क तो है, यहाँ पर जो है गोलकनाथ का मंदिर भी है। कई बार पूछता है गोकर्णनाथ का मंदिर कहाँ है, तो वो लखीमपुर खीरी जिले में ही है। प्रश्न में दिए गए अन्य विकल्पों के बारे में देखें तो यहाँ बहराइच दिया हुआ है ए में, तो इसमें अभी हमने देखा प्रश्न संख्या 1 इसका जो हमने चर्चा की, बहराइच में जो है यह कतनिया घाट वन्यजीव विहार है जिसकी स्थापना 1975 में की गई। इसके बाद पीलीभीत में जो है इसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और इसके बाद सीतापुर में देखें, सीतापुर में कोई राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं है, परंतु यहाँ पर जो सर्वाधिक यानी एससी जनसंख्या या अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है सीतापुर में पाई जाती है। इसके बाद सीतापुर में देखें तो यहाँ पर नैमिषारण्य भी है जो दधीची की तपोभूमि, इसके बाद टोडरमल का जन्मभूमि भी है जो है वह सीतापुर है, यानी टोडरमल का जन्मभूमि लहरपुर गांव में है जो कि सीतापुर जिले में स्थित है। इस विकल्प में देखें तो ये चारों ही जो एक दूसरे के पड़ोसी जिले हैं, यानी लखीमपुर खीरी को स्पर्श करने वाले जो हमने 5 जिलों का नाम लिया था उसमें सीतापुर भी शामिल था, पीलीभीत भी शामिल था और बहराइच भी शामिल था। तो और मतलब 3 तो यही शामिल हैं, अन्य 2 को देखें तो एक हरदोई था, दूसरा शाहजहांपुर था। और इसमें देखें तो नेपाल को जो स्पर्श करते हैं इन जिलों में, तो पीलीभीत स्पर्श करता है नेपाल को, इसके बाद खीरी स्पर्श करता है, लखीमपुर खीरी नेपाल को स्पर्श करता है, बहराइच स्पर्श करता है, जबकि सीतापुर नेपाल को स्पर्श नहीं करता है। जानकारी और इसमें ऐड कर लेते हैं तो रीड डाटा बुक का संबंध संकटग्रस्त और लुप्तप्राय जीवों के विवरण से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल मिलाकर के 75 जिले हैं और इन 75 जिलों में देखें तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है वह सहारनपुर है और यह भारत के 3 अन्य राज्यों को स्पर्श करता है। और जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला देखें तो यह सोनभद्र जिला है और यह भारत के अन्य 4 राज्यों को स्पर्श करता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला देखें तो बलिया है और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला देखें तो वह शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला देखें क्षेत्रफल में तो वह हापुड़ है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला देखें क्षेत्रफल में तो लखीमपुर खीरी है। और उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वाधिक आबादी वाला जिला देखें, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आबादी के रूप में देखें तो इलाहाबाद है और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला देखें आबादी के रूप में तो महोबा है। इस टॉपिक संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो वह है 62 नंबर। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो डी है यानी बागपत जो सही नहीं लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं है। जबकि इसमें 3 जो इसके सही सुमेलित है यानी गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए सही है, अमेठी मूछ के उत्पाद के लिए सही है, आगरा चर्म उत्पाद के लिए सही है, जबकि बागपत जो है लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं है, गलत है। बागपत जो हथकरघा के लिए सही है, यानी यहाँ यदि हथकरघा कर दिया जाए इसकी जगह यानी लकड़ी के खिलौने की जगह यदि हथकरघा कर दिया जाए तो सही हो जाएगा। अर्थात बागपत में जो है हथकरघा है ODP यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स कि देखें इसमें तो लकड़ी के शिल्प यानी लकड़ी के शिल्प जो हैं वह रायबरेली से संबंधित हैं, लकड़ी के खिलौने या लकड़ी के शिल्प रायबरेली से संबंधित हैं। जबकि लकड़ी पर नक्काशी जो है यह 2 जिलों से संबंधित है, यानी 2 जिलों का ODP यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स जो है वह लकड़ी की नक्काशी 2 जिलों से संबंधित है, एक सहारनपुर है और दूसरा जो है वह आपका है बिजनौर है, यानी बिजनौर और सहारनपुर में लकड़ी का नक्काशी है, जबकि लकड़ी की शिल्प जो है वह रायबरेली से संबंधित हैं। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं तो यानी एक जिला एक उत्पाद योजना यानी एक जिला एक उत्पाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स की अवधारणा मूल रूप से जापान सरकार द्वारा वर्ष 1979 में प्रारंभ की गई थी। इसके उपरांत इस योजना को थाईलैंड सरकार द्वारा भी प्रसारित किया गया। इसके अतिरिक्त इस तरह की योजनाओं का मॉडल इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन द्वारा भी अपनाया गया। इसको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो 24 जनवरी 2018 यानी 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। अभी हमने देखा कि जो ODOP है या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स, इसकी शुरुआत जो है 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर की गई थी। तो इस बार जो उत्तर प्रदेश दिवस यानी 2023 में 24 जनवरी 2023 को जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, इस दिवस की यानी मुख्य विषय या थीम देखें, यानी 2023 के लिए जो उत्तर प्रदेश का जो दिवस था 24 जनवरी 2023 को, इसका थीम या मुख्य विषय देखें तो इसका विषय जो था निवेश और रोजगार है, यानी थीम है इसका निवेश और रोजगार। राज्य स्तरीय आयोजन जो है 24 से 26 जनवरी तक होंगे। इसके इतिहास को देखें तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने की थी और यह आयोजन राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद 2018 से हर साल मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। हालांकि 24 जनवरी 1950 इंपॉर्टेंट है कि यही 24 जनवरी जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का कारण है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई थी। यानी 24 जनवरी से पहले जो उत्तर प्रदेश का नाम था वह संयुक्त प्रांत था। और इसमें महत्वपूर्ण रूप से देखें तो नवंबर 2022 में बहरीन में ODOP एक्सपो का आयोजन किया गया था, जिसमें ODOP उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलने का इससे मतलब उम्मीद है। और इससे पूर्व दुबई में आयोजित किया गया था ODOP एक्सपो और इसकी खूब तारीफ की गई थी। इसमें ODOP की अन्य योजनाएं जो इसमें शामिल उसमें देखें तो पहला सामान्य सुविधा केंद्र योजना या सामान्य सुविधा केंद्र योजना, विपणन विकास सहायता योजना, इसके बाद वित्तीय सहायता योजना, मार्जिन मनी योजना, क्षमता विकास योजना इत्यादि।
और इसमें देखें तो भारत का एमएसएमई डिपार्टमेंट यानी सूक्ष्म और लघु उद्योग डिपार्टमेंट जो है ओडीओपी उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसमें कुछ अन्य राज्यों के ओडीओपी देखते हैं। इटावा का वस्त्र उद्योग है, रायबरेली का काष्ठ कला है, रामपुर का पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क जरी पैच वर्क है, फर्रुखाबाद का वस्त्र छपाई है, संत कबीर नगर का ब्रासवेयर है, फतेहपुर का वेटशीट एवं आयरन फैब्रिकेंस है, फिरोजाबाद का कांच के उत्पाद है। फिरोजाबाद वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह कांच के उत्पाद के लिए है, और फर्रुखाबाद अभी जो हमने बताया वस्त्र छपाई के लिए है। प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण विशेषकर आंवला के लिए, प्रयागराज यानी इलाहाबाद मूज उत्पाद के लिए, चित्रकूट लकड़ी के सामान के लिए, देवरिया सजावट के सामान के लिए, गोरखपुर टेराकोटा के लिए, सीतापुर दरी के लिए, और अमेठी मूज उत्पाद के लिए, जालौन हस्त निर्मित कागज कला के लिए, हमीरपुर जूते के लिए, हाथरस हिंग के लिए, उन्नाव जरी जरदोजी के लिए, हरदोई हैंडलूम के लिए, सुल्तानपुर मूज उत्पाद के लिए, हापुड़ होम फर्निशिंग के लिए, इसके बाद गाजियाबाद अभियंत्रिकी के लिए, शाहजहांपुर जरी जरदोजी के लिए, सुल्तानपुर मूज उत्पाद के लिए, मथुरा सैटेनरी फिटिंग के लिए, सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए, श्रावस्ती जनजाति शिल्प के लिए, सोनभद्र कालीन के लिए, वाराणसी बनारसी रेशम साड़ी के लिए वाराणसी है, मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए, मुरादाबाद भी इसमें इंपॉर्टेंट है, वाराणसी भी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद देखिए लखनऊ चिकनकारी एवं जरदोजी के लिए, कानपुर नगर जो है चमड़ा उत्पाद के लिए, आगरा भी चमड़ा उत्पाद के लिए, अलीगढ़ इंपॉर्टेंट है ताले एवं हार्डवेयर के लिए। इसके बाद आजमगढ़ देखें तो काली मिट्टी के कलाकृतियों के लिए, और अंबेडकर नगर जो है वस्त्र उत्पाद, और अयोध्या जो है गुड़ उत्पाद के लिए ओडीओपी के रूप में चिन्हित किया गया है इनको। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें है 81 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? इसका जो आंसर है बी यानी मुरादाबाद, यानी पीतल नगरी जो मुरादाबाद है यह दुनिया के यानी दूसरे सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का शहर है मुरादाबाद, जिसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका जो ध्वनि का स्तर था 114 डेसिबल था। जबकि एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो ढाका शहर है, यानी जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ढाका शहर विश्व का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है, जिसका जो यानी स्तर है वो 119 डेसिबल जो था वह ढाका का था। तीसरा जो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद थी, जिसका ध्वनि स्तर 105 डेसिबल था। इसमें जो भारत के 5 जो शहर थे उसमें ध्वनि का स्तर खतरनाक बताया गया था, जिसमें अभी हमने देखा कि सर्वाधिक जो था यह दुनिया का दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर जो उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी मुरादाबाद है। और भारत के अन्य 4 शहरों के बारे में देखें तो कलकत्ता जो था 89 डेसिबल के साथ भारत में दूसरे स्थान पर था। इसके बाद आसनसोल जो है ये भी 89 डेसिबल था, जयपुर में जो 84 डेसिबल और दिल्ली में 83 डेसिबल जो ध्वनि का स्तर था। हम जानते हैं कि 70 डेसिबल से ज़्यादा जो होती है ध्वनि की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। सबसे पहले जो यह रिपोर्ट जारी करता है उसके बारे में देख लें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी फ्रंटियर रिपोर्ट, तो यह रिपोर्ट जो जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनेप द्वारा, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा यह जारी किया गया जो है। तो इसमें जो जारी किया गया उसके बारे में देखते हैं कि यूनेप ने शोर, ब्लेच और बेमिल नाम से अपनी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट जारी की। दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र सभा की 10 दिन पहले जारी किया गया। इसमें जो जारी किया गया फ्रंटियर रिपोर्ट 3 महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करती है और समाधान प्रदान करती है, जिसमें शहरी ध्वनि प्रदूषण, जंगल की आग और फेनोलॉजिकल बदलाव जो जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता हानि के लिए ट्रिपल ग्रही संकट को संबोधित करने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारों और जनता के ध्यान और कार्रवाई करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि यूनेप, अभी हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो था इसकी स्थापना जो की गई थी यानी 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। 5 जून 1972 की स्थापना की गई थी और यह पर्यावरण चिंता से उभरते मुद्दों की पहचान करने और उन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए काम करता है। जो प्रमुख रूप से रिपोर्ट जो जारी करता है उसको देखें तो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, अनुकूलन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, फ्रंटियर, स्वस्थ ग्रह में निवेश इत्यादि रिपोर्ट जारी करता है। इसके प्रमुख अभियान देखें तो बीट पॉपुलेशन, UN75 विश्व पर्यावरण दिवस जिसको 5 जून को मनाया जाता है, वाइल्ड फॉर लाइफ इत्यादि। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि यूनेप जो है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम, इसका जो है मुख्यालय वह केन्या के नैरोबी में स्थित है। केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय यूनेप का। इसमें ध्वनि के स्तर को समझने का प्रयास करते हैं तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1999 में रिहायशी इलाकों के लिए जो ध्वनि का स्तर बनाया था 55 डेसिबल बनाया था। यानी 55 डेसिबल जो है यानी डीबी जो है, वैसे ध्वनि का जो बड़ा मात्रक होता है बेल होता है, लेकिन इसके 10वें भाग यानी ध्वनि का जो मात्रक, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक वो बेल होता है, लेकिन उसके 10वें भाग को जो है डेसिबल कहा जाता है। यानी बेल का 10वां भाग जो है डेसिबल है। तो इसमें यह है कि WHO ने रिहायशी इलाकों के लिए जो ध्वनि स्तर बनाया हो 55 डेसिबल के लिए, जबकि ट्रैफिक और बिजनेस क्षेत्रों के लिए जो यह मानक बनाया गया है वो 70 डेसिबल का बनाया गया है। इसके बाद और इसमें देखें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का गठन एक संवैधानिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में इसका किया गया था, के तहत सितंबर 1974 में किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यानी वायु प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1981 में स्थापित किया गया। यानी कहने का सही हुआ कि जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में किया गया। और यह बोर्ड पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 यानी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय के तकनीक सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। तो इसके अनुसार अब देखें कि इसमें जो है यानी केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो है यानी केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अनुसार जो है इसमें क्या भारत में स्तर बनाया गया है। तो उसमें आवासीय क्षेत्र के लिए जो ध्वनि का स्तर बनाया गया है केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्र में, वह सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के लिए
55 डेसिबल बनाया गया है आवासीय क्षेत्र के लिए, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए जो बनाया गया है 45 डेसिबल बनाया गया है। जबकि शांति क्षेत्र, यानी शांति क्षेत्र का मतलब वो अस्पताल एवं स्कूल के पास जो है उसमें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जो है 50 डेसिबल और रात 10 बजे से 6 बजे के बीच में 40 डेसिबल बनाया गया है। जबकि कमर्शियल जोन में जो है ध्वनि स्तर है वो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 65 डेसिबल और रात 10 बजे से 6 बजे तक जो है 55 डेसिबल बनाया गया है। जबकि औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 75 डेसिबल और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है 70 डेसिबल का मानक बनाया गया है। और इसमें देखें तो कृषि कार्य करने वाले ट्रैक्टर की ध्वनि जो होती है 90 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 90 से ज़्यादा नहीं है, पर यह 80 से 100 डेसिबल के बीच में होती है। और अभी हमने देखा ऊपर चर्चा किया था कि 70 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है। अब यहाँ थोड़ा चर्चा ध्वनि के बारे में कर लें, यानी साइंटिफिक रूप से ध्वनि के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्वनि 3 तरह की होती है। एक जो होती है वह अवश्रव्य तरंगें होती है, यानी जिसको सुन सकते हैं वो अवश्रव्य तरंगें या इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। अश्रव्य तरंगें यानी जिनको नहीं सुन सकते, यानी पहला हमने बताया अश्रव्य तरंगें यानी इंफ्रासोनिक वेव्स, इनकी जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से नीचे होती है, अर्थात इनको सुना नहीं जा सकता, इसको सुन नहीं सकते, इसलिए अश्रव्य तरंग कहते हैं। इसको जो होती है इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। इसके बाद श्रव्य तरंगें देखें, ऑडिबल वेव्स जो होती है इसकी रेंज जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है और इसको सुन सकते हैं। इसके बाद पराश्रव्य तरंगें होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है, इसको नहीं सुन सकते हैं। के बाद देखें ध्वनि की चाल, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। कहने का आशय हुआ कि सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल देखें तो वो ठोस में होती है, इसके बाद द्रव में होती है, इसके बाद गैस में होती है। यानी वायु में ध्वनि की चाल देखें तो 332 मीटर पर सेकंड है, जल में ध्वनि की चाल देखें तो 1483 मीटर पर सेकंड, और लोहे में ध्वनि की चाल देखें तो सर्वाधिक है 5130 मीटर पर सेकंड है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग बदल जाती है। इंपॉर्टेंट है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ध्वनि की चाल एवं तरंग बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। इसके बाद ध्वनि के लक्षण देखें तो ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, एक प्रबलता होती है, एक तारत्व होता है, एक गुणता होती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और देखें प्रतिध्वनि या इको के बारे में। जब ध्वनि तरंगे दूर किसी स्थिर दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर यानी 16.6 मीटर दूरी होनी चाहिए, भी इंपॉर्टेंट है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। और इसमें देखें यहाँ जो प्रासंगिक है तो इसमें ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट प्रति मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में से छोटा मात्रक डेसिबल यानी डीबी प्रयुक्त होता है, जो बेल का 10वां भाग है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है।